मास। मूविंग केस तक ही था बस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये क्या होता है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या होता है। देखो बच्चों, ये क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम है, और सिस्टम, इफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 or more particles, तो उस सिस्टम का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता है। सिस्टम विल हैव सम पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो अब ये है क्या टॉपिक? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि if there is no external force, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। किसकी? सेंटर ऑफ मास की। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो सेम स्पीड से चलता रहेगा। समझे? हेलो, यस सर। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। किसी को डाउट? अब इसका क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है, मतलब कुल मिला के कहानी है क्या? देखो, जो कुल मिला के कहानी ये है कि सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की कंडीशन वैसी ही रहनी चाहिए जैसे होती है। जैसे मान लो बच्चों, हम टॉपिक पढ़ते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बम। क्या होगा बच्चों? मान लो एक बम है, ऐसे रखा हुआ है, क्या होगा बच्चे? फूटेगा। फूटेगा तो क्या होगा? एक फ्रेगमेंट आगे जाएगा तो एक फ्रेगमेंट पीछे जाएगा। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा था। ऑल्दो ये टॉपिक सेम हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा था। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि जैसे 2 फ्रेगमेंट हुए, फ्रेगमेंट 1 और फ्रेगमेंट 2, अब आगे क्या कहानी होगी? इसके बारे में कोई और डिस्कस करेगा, कुछ बताना चाहेगा? हम सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बच्चा बताएगा कुछ? सेंटर ऑफ मास चेंज हेलो, देखो अच्छे, सेंटर ऑफ, भले ही 2 फ्रेगमेंट आगे, एक फ्रेगमेंट आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहेगी। ये भले ही और आगे चला गया और ये और आगे चला गया, बट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर निकालो वही पॉइंट आएगा। क्यों वही पॉइंट क्यों आता रहेगा? भले वो कितनी भी दूर जाते रहे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, लोकेशन यही आती रहेगी। क्योंकि कारण क्या है कि इसमें कोई बाहर फोर्स शामिल नहीं था। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। if as we know that here there is no external force, external acceleration of center of mass is 0, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, वहीं पे रहेगा, अपनी लोकेशन सेम रहेगी। समझे या नहीं समझे? Yes. क्योंकि कोई बाहरी फोर्स नहीं है। बॉम्ब रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, तो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था और बाद में भी रहेगा। क्यों रहेगा? कि बॉम्ब फूटने में कोई बाहरी फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी नहीं करेगा, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो, इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं? दोबारा रिपीट करें एक बार, या कोई बच्चा बताएगा कि क्या समझा उसने? सर एक बार दोबारा रिपीट। अनन्या बताओ अच्छी, क्या समझा आपने?
अनन्या, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ अच्छी, बोलो बोलो बोलो, रिपीट करो, क्या क्या समझा आपने, बताओ। सर हमने समझा कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो हम्म सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। जैसे अगर बॉम्ब का हम्म एक्सप्लोजन होता है तो वो उसकी अंदर की फोर्स की वजह से होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से, बाहर से उसमें कोई फोर्स नहीं लगती। तो बॉम्ब का हम्म, जो सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन से पहले था वो एक्सप्लोजन के बाद भी सेम ही रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर वो पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, जो पहले की कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि एक है 5 किलो का बम फूटा है, 5 किलो का बम एक्सप्लोड हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ। तो एक फ्रेगमेंट जो 2 किलो का था वो पहुंचा यहाँ से, अभी जा रहा है, चल रहा है मतलब ये, बट ये अभी फिलहाल पहुंचा है 2 मीटर की दूरी पे। चलो बच्चों बताओ, जो 3 किलो का फ्रेगमेंट है वो तो एक आगे उड़ेगा तो एक पीछे जाएगा, आपको पता ही होगा, कंजर्वेशन मोमेंटम के चक्कर में। जैसे अगर ये पीछे गया तो इसकी पोजीशन क्या होगी? बोलो। जिस टाइम 2 kg वाला 2 मीटर आ गया उस टाइम 3 kg वाला कहाँ होगा? बोलो भाई बोलो। कैसे करोगे? कोई बच्चा बताएगा कैसे करेंगे? अरे भाई बोलो। सर लॉ ऑफ मोशन लगा के। यार ओरिजिन मान लो इसको, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, 0,0। पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पे था और अभी भी यहीं रहेगा। चलो करो। एक मिनट का समय दे रहे हैं बच्चे। विज्ञात हुआ? हो रहा है बस। अब्दुल्ला लास्ट क्लास में था ही। शशांक चुपचाप रहता है, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, मुझे लगता है इसको देख के आजकल शिकायत करनी पड़ेगी इसी घर पे, अच्छी वाली, तब सुधरेगा ही। तो -4/3, 0। देखते हैं बच्चे, मैंने रैंडमली दिया है। देखो अच्छे चक्कर क्या है कि इसकी लोकेशन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पे ही मान लो उसको, वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मान लो x,0, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास मान लो पहले ओरिजिन पे था, मतलब बॉम्ब मान लो पहले ओरिजिन पे रखा था, फूटा, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। तो बम फूटा तो पहले तो कुछ सेंटर ऑफ मास क्या नहीं था, एक ही मास था। अब फ्रेगमेंट बटे तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ तो गया है, बट एक्चुअली क्या है कि अब क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो वही रहेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में ओरिजिन मान रखा है तो अभी भी ओरिजिन रहेगा। तो उसमें फर्स्ट मास है 3, उसका पोजीशन है x, सेकंड मास है 2, उसका पोजीशन है 2, दोनों मास है 3 + 2 5, इसको ऊपर भेज दो, भगा दो। 0 = 3x + 4, x = -3/4।
-4/3 यह है, यही है अच्छे। यस सर। तो यहाँ ये इसकी ये लोकेशन होगी। अगर इसकी ये लोकेशन होगी तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ओरिजिन पे ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जहाँ पहले था। कोई डाउट? 5 kg वाले की चेक करेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वो भी 0 -4/3 आएगा। क्या बच्ची क्या कह रही हो? सर जब हम 5 kg वाले का मतलब पूरे बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास चेक नहीं करेंगे, नहीं बच्ची, आप समझ नहीं रहे। 5 kg रेस्ट पे था। अब रेस्ट पे था तो वो उसका मास सेंटर ऑफ मास वही तो होगा, मतलब जहां था वहां था, यहाँ था। मतलब जैसे ये 5 kg यहाँ रखा था फूटने से पहले, तो उस पॉइंट को हमने ओरिजिन के ट्रीट कर लिया। जहाँ 5 kg रखा था उसको हमने क्या मान लिया, क्या माना? ओरिजिन मान लिया। तो उसका मतलब कि जो 5 kg रखा है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अगर 5 kg टूटा भी तो 5 kg ओरिजिन पे रखा था, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, इसका मतलब, क्योंकि रेस्ट पे था। तो फ्रैगमेंट टूटे तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? पहले ओरिजिन था तो अभी भी क्या रहेगा? क्या रहेगा? ओरिजिन ही रहेगा बस। सर अब अगर हम 3 kg और 2 kg वाले का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ओरिजिन आएगा। ओरिजिन ही आएगा, और ये आगे भी जाएंगे तो भी ओरिजिन ही रहेगा। और जैसे ये और आगे भी मूव करते हैं फर्दर, जैसे ये और आगे चला गया, ये और आगे जाएगा, तो भी जब तक ये जाते रहेंगे तब तक इनका सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो सेम ही रहेगा। इसी को तो कहते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन इसी बेसिस पर डिसाइड हो जाता है। समझे बच्चों, नहीं समझे? यस If there is no external force, center of mass, position of center of mass will be same. If there is no external force and center of mass अगर रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी लोकेशन वही रहेगी। क्यों चेंज होगी? ओरिजिन थी तो ओरिजिन रहेगी, जो भी थी लोकेशन सेम रहेगी। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं था, अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में था, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मोशन में था, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब बच्चे कहते हैं सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? देखो बच्चों, जैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाता है? This formula is known as velocity of center of mass. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सर इसमें वेलोसिटी सेम है, इसका क्या मतलब है? देखो अच्छी, जैसे अभी ये बॉम्ब था, ये रेस्ट पे था, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, चाहे दोनों फ्रेगमेंट कितना भी इधर उधर चले जाएं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम रहेगी। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बट अगर ये बॉम्ब चल रहा होता, अगर ये बॉम्ब चल रहा होता, देखो अच्छा चक्कर क्या होता है, बहुत पहले आप ध्यान से समझो। अगर फोर्स 0 होता है तो क्या होता है? ये बताओ, हमने जब आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तो फोर्स 0 है तो उसका क्या मतलब है? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और उसकी पोजीशन सेम रहेगी, लोकेशन सेम रहेगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, बॉम्ब रेस्ट पे था, ठीक है, समझे या नहीं समझे? बोलो। यस सर। अरे बोलो यार। अगर फोर्स 0 होता है तो बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी, लोकेशन सेम रहती है। और अगर बॉडी चल रही है पहले से ही तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा हमने 5th चैप्टर में, लॉज ऑफ यस मोशन? सर। तो यही है कि अगर सेंटर ऑफ मास चल रहा है, मान लो किसी केस में, तो उसकी अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम रहेगी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक बम फेंको कंपटीशन चल रहा था, मान लो, तो एक बंदे ने बम फेंका 5 किलो का, और वो बम चल रहा था, घूमते 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 लड़कते लड़कते चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था वो। तो इसमें बम तो रेस्ट पे है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे नहीं होगा। चलते 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 वो बम फूट गया, 2 फ्रैगमेंट बढ़ गए, 2 kg का और एक 3 kg का।
ऐसे 2 फ्रैगमेंट बट गई है। बम फेंको प्रतियोगिता चल रही है मान लो। तो अच्छे मान लो कि ये गया 4 मीटर प्रति सेकंड की या नहीं है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ गया ये मान लो, ये फूटा। तो बताओ जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो। -10/3। देखते हैं अच्छे क्या लगाया कॉन्सेप्ट। तो ये जो फॉर्मूला आपने बताया था इसमें पुट कर दिया बस। फॉर्मूला ये लगाओ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम रहेगी क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ फिर से, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी पहले, कितनी वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की? मतलब पहले पूरा मास ही 5 था और वेलोसिटी 2 थी, तो अभी भी क्या रहेगी? मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 लगेगी। मतलब ये पुट कर दो। सर तो -10/3 मीटर पर सेकंड। देखते हैं हाँ। 2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 हो गया। फर्स्ट मास m 3 kg, उसकी वेलोसिटी को v ले लिया। दूसरा मास 2 10 20 हो गया, तो 5 हो गया। 10 is equal to 3v plus 20। 3v is equal to -10, v is equal to -10/3। ये आया। कोई डाउट किसी को? सर अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास को पता कैसे लगाएंगे? देखो अच्छी, अगर मूविंग बॉडी एक सिंगल बॉडी है तो जो बॉडी का वेलोसिटी हुई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुई। अब देखो ये बॉल है चल रही है, ये बॉल है, ठीक है, चल इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, बीच में होगा। तो अगर बॉल 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो सेंटर ऑफ मास भी तो उसके साथ ही चल रहा है ना, कि सेंटर ऑफ मास आगे पीछे चल रहा है? बोलो भाई। आपका 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 सेंटर ऑफ मास आपके साथ चलता है या आगे पीछे चलता है? बताओ। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारे साथ चलेगा या आगे पीछे चलेगा? बताओ। साथ बोलो चलेगा लौरिका। सर। अरे आपकी बॉडी आप चल रही है साथ में, सेंटर ऑफ मास भी ट्रेवल कर रहा है साथ में। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हुआ अच्छी? बॉडी का सेंटर एक तरीके से सेंटर ऑफ मास हो गया, और क्या हो गया इसमें? कोई दिक्कत ओके थोड़ी। सर। अब एक दो पार्टिकल है, अब जैसे 2 पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास की बात आती है, निकालना पड़ता है। अब सिंगल बॉडी के लिए जैसे 5 किलो की बॉडी है, उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, उसका सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी 2 मीटर पर सेकंड चल रही है तो सेंटर ऑफ मास भी 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है बस, और क्या। और जब टूटेगा तो ओके सेंटर सर। ऑफ मास सेम रहे, टूटेगा तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेम रहेगी, मास का सेंटर। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या ग्रेविटेशन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, सेम कॉन्सेप्ट इन ग्रेविटेशन। यार कॉल आ रही है कुछ बच्चे, मैं आता हूँ एक मिनट में ना। हेलो 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 हेलो। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोलो ना बच्चों, बोलते ही नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा अब ये ग्रेविटेशन में कैसे यूज होता है बताते हैं बच्चों। जैसे मान लो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ये एक मास है m और ये एक मास है 2m, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है।
ठीक है, एक का इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। इनके सेंटर से सेंटर की इनके सेंटर की सेंटर से दूरी है 12r। ठीक है, क्या हुआ? अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बच्चे बताओ? अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? बोलो। तो दूरी कम होती जाएगी। हेलो हेलो हेलो, तो दूरी कम होती जाएगी। उसके बाद आखिरी में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो जब टकराए तो कुछ एक चला, कुछ दूसरा चला, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस दौरान? क्या यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा? जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं था, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वही रहेगी जहां हो, मतलब इसमें भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम रहेगी या चेंज होगी मोशन के दौरान, सर एक बार या क्वेश्चन होगी या नहीं होगी? बताओ, बोलो बच्चे बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। क्वेश्चन में ये बच्चे बताओ कि दोनों मास कितना कितना चले होंगे एक दूसरे से मिलने के लिए? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा क्या सोचा? देखो बच्चों, हम बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें भी सेंटर ऑफ मास जो होगा इनका पहले से, मान लो पहले से इनका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों का मास का सेंटर, और जब ये पास भले ही पास आ रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम रहेगी। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज क्यों नहीं हो रही यहाँ पर? 12 बार क्या है? 12 सेंटर टू सेंटर का सेपरेशन है। पहले बताओ, यहाँ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? कोई बच्चा है? सर ये अरे सर मुझे तो कोई बोलेगा? हाँ सर। हाँ जी, सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। कोई बच्चा और? विज्ञात विज्ञात कोई बच्चा? अस्मिता, लोरिका, कुछ कोई बच्चा बताएगा कुछ? सर बहुत अच्छी, बोलो। देखो बच्चों, दोनों मास ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन में एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। इनके सेंटर से सेंटर में 12 आर का गैप था। एक मास का मास m है, एक मास का मास 2m है, एक मास का रेडियस r है, दूसरे मास का रेडियस 2r है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते 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 चिपक जाते हैं। इस में कुछ एक मास बढ़ा, कुछ दूसरा मास बढ़ा, दोनों ने आपस में मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा जा रहा है।
कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है दोनों का मिला करके, कोई बच्चा बताएगा? विज्ञान बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? विपुल बताओ। नहीं बच्चे, विपुल 9 बताओ टोटल आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? शाबाश बच्ची, 9 आवर। बताओ कैसे 9 आवर कैसे? शाबाश बताओ सर बच्चे, सबको मैंने बताओ 9 12 आवर आवर कैसे? में से दोनों के रेडियस को माइनस किया है। शाबाश बच्ची शाबाश। देखो बाद में मिल जाने के बावजूद भी एक का रेडियस 2r है और एक का r है, तो इन दोनों के बीच में 3r का गैप है मिल जाने के बाद भी। यहाँ से यहाँ गैप हुआ, टोटल दोनों मिलके कितना चले? कुछ तुम चलो कुछ मैं चलूं, कितना चले दोनों मिला के? टोटल दोनों मिला के चले 9 आवर। 9r। मतलब कुछ एक चला x1 दूसरा चला x2, दोनों मिला के चले 9r। समझे नहीं समझे? 12r कैसे चल जाएंगे? 12r तो जब ये मिल भी गए, 12r तो इनके सेंटर से सेंटर का गैप पहले था, और अब जब चिपक भी गए तो भी सेंटर से सेंटर का गैप 3r है। तो पहले सेंटर से सेंटर का गैप 12r था, 3r है, तो कितना गैप कम हुआ? 9r कम हुआ या नहीं हुआ? समझे नहीं समझे? अब ये है कि यहाँ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज होगा या नहीं होगा? यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दूसरों एक दूसरे से अट्रैक्शन हो रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। सुन लो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये मास दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन में है, कोई बाहर का फोर्स नहीं है इनके ऊपर लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स कहलाता है। बोलो भाई बोलो। तो बच्चा बोलता नहीं है, सोए रहते हैं क्या? यस सर। समझ में आया? यस यहाँ कोई बाहरी फोर्स नहीं है भाई, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्चुअली म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज नॉट इन एक्सटर्नल नेचर। ये तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम ही रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं सर अच्छा मान लो ये दो बॉडीज हैं, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन था, तो इसमें क्या हुआ था, जैसे इसमें जैसे बम था 5 किलो का, तो बच्चों ने पूछते हैं जैसे सर जैसे बम एक्सप्लोड हुआ, एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, जैसे एक बम था m मास का, एक्सप्लोड हुआ, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर वो रेस्ट पे रखा था तो सेंटर ऑफ मास वही रहना चाहिए एक्सप्लोजन के बावजूद भी। एक फ्रेगमेंट आगे गया और एक फ्रेगमेंट पीछे गया, जैसे तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। अगर ये वाला एक फ्रेगमेंट x1 डिस्टेंस चला और दूसरा फ्रेगमेंट x2 डिस्टेंस चला, तो सेंटर ऑफ मास वही रहने के लिए m1 x1 m2 x2 के बराबर होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। लेकिन अभी जैसे उस क्वेश्चन में भी जाके देखो तो ये सेटिस्फाई होगा। देखो ऊपर जाके देखो, ये क्वेश्चन था, हमने दिया था आपको फ्रेगमेंट वाला, तो यहाँ लगाओ m1 x1 इक्वल टू m2 x2, तो फर्स्ट मास 2 kg, ये कितना मीटर चला? 2 मीटर चला, तो इसका कितना है? 2 × 2 4, और ये भी 4 आना चाहिए m2 x2। m2 कितना है? 3, और इसका x2 कितना है बोलो? 4/3, नीचे कट जाएगा, ये भी क्या है? 4 आया। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वही रहे मतलब रहे, ऑब्वियस बात है रहेगी भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और बॉडी पहले से रेस्ट पे थी। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तभी ही वही रहती है जब बॉडी रेस्ट पे हो। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? हेलो हेलो, यस सर। अरे भाई Yes, सुन sir. रहे हो? अब जैसे 5 किलो का बम रेस्ट पे था पहले, अब यहाँ पर यहाँ नहीं रहेगी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ बॉडी पहले से मोशन में थी, तो यहाँ लोकेशन चेंज होगी बट वेलोसिटी वही रहेगी यहाँ पर फिर, क्योंकि बॉडी पहले देखो, अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो लोकेशन सेम रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में थी तो वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि यही रूल होता है। तो अगर मान लो दोनों मास पहले रेस्ट पे थे, फिर एक दूसरे से अट्रैक्शन होना चालू हो गए, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम रहेगी। तो एक मास चला x1 एक मास चला x2, तो ये फॉर्मूला रहता है, अगर एक चला x1 और एक चला x2, तो कौन कौन सा कितना कितना चला? एक हो गया m x1 और दूसरा मास है 2m x2, तो क्या रेशियो आया x1 x2 का? 2x2।
इसको यहाँ यूज करो ऊपर। बताओ कितना कितना आएगा, x1 x2 की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ये कब होता है मैं लिखवा देता हूँ अभी आपको। क्या आएगा पहले x1 x2 की वैल्यू बताओ, बोलो। कितना है x2? 3r, और x1 कितना आएगा? 6r। एक चला 3r, एक चला 6r। कोई डाउट किसी को? अरे भाई डाउट? नो सर। हेलो। नो सर। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 कब यूज होता है? ये फॉर्मूला तब यूज होता है कि जैसे हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स है m1 एंड m2, और सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, और अब ये फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं इसके, तो जो m1 मास का फ्रेगमेंट है वो x1 डिस्टेंस मूव किया, और m2 का x2 मूव किया। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो उसकी लोकेशन सेम ही रहनी चाहिए, लोकेशन सेम ही रहेगी। तो अगर लोकेशन सेम रहनी है तो ये होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो बच्चों, इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं अब आपसे। सर ये हाँ सर बोलो। जिसका मास ज्यादा होता है वो कम डिस्टेंस कवर करता है, ये ग्रेविटेशन के हाँ कॉन्सेप्ट में। देखो बच्ची, ये एक बच्ची एलोरिका है, ये ना बोट पे एक फट्टे पे खड़ी है समुद्र में, पानी में किनारे पे, ऐसे फट्टा था, ये कहीं ना कहीं से ऐसे वैसे पहुंच गई है यहाँ पर फट्टे पे, ये बच्ची ऐसे खड़ी हुई है। अब ये बच्ची ना सोचती चलो किनारे पे जाती हूँ, जब तक कि किनारे पे पहुंची, कोई बच्चा बताएगा ये किनारे पे पहुंचेगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। डूब क्यों जाएगी? अच्छी तो ये तो इतनी हल्की कि पानी में भी तैरने लग जाए, डूबेगी नहीं बच्ची, नहीं डूबेगी। जब ये किनारे पे पहुंची तो बोट खिसक गई, और ये हैरान हो गई, ये पहुंची तो किनारे पे बोट आगे खिसक गई। अब गैप हो गया, ये तो कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ, गैप क्यों क्रिएट हो गया? बोलो भाई बोलो, किसी के पास स्पष्टीकरण, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सर थॉट? ये पैरों सर के पीछे फ्रिक्शनल फोर्स से। एक मिनट रुको बच्चे, पहले ना थोड़ा अच्छे से बना ले। हाँ कोई, हाँ बच्चे बोलो, क्या बोल रहे थे? सर आगे चलने के लिए बोलो। पीछे फोर्स लगाया तो वो पीछे मूव करेगा। इसको सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में बता सकते हो? बोलो भाई बोलो। क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अभी भी सेम है? क्या इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्या इसमें कोई भारी फोर्स है? कोई बच्चा जवाब दे पाएगा इस चीज का? देखो बच्चों, ये बच्ची बोट पे चल रही है, इसमें कोई भारी फोर्स नहीं है, मामला इसका और बोट का है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम रहनी चाहिए। क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। हुआ ये कि जब ये बच्ची इधर चली गई तो बोट ने कहा अरे यार तुम आप इधर क्यों आ गए, मेरे को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बाहरी फोर्स है नहीं, सेंटर ऑफ मास अगर वहां वही है
तो क्या हुआ, ये बच्ची लेफ्ट साइड खिसक गई, तो बोट किधर खिसक गई, बोट किधर खिसक गई फिर इसके चक्कर में, बोलो राइट साइड। राइट साइड। तो बोट ने कहा भाई मेरे को तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बोलो क्या कर सकती है बेचारी बोट, उसको तो सेंटर ऑफ मास को सेम रखना है, बैलेंस करना है, मजबूरी है उसकी। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेम कैसे रह सकती है? बोलो भाई बोलो 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 बोलो, कोई बच्चा बोलेगा कैसे सेम लोकेशन रह सकती है सेंटर ऑफ मास की? बोर्ड को थोड़ा सा उधर मूव जब वो करिए। जब बच्ची वो लेफ्ट एट रेस्ट खिसके, है। जब वो बच्ची लेफ्ट खिसके तो बोट राइट खिसक जाए, उसको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, अगर एक मास लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो दूसरा मास राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मास ऑफ बोट इधर शिफ्ट हो जाएगा भाई, और कोई उपाय ही नहीं है। सर फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि और ये एट रेस्ट है। सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, इसमें सेंटर ऑफ मास देख रही है बच्ची, हमने जैसे पॉइंट्स दिखाए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो सेम ही रही है। देखो बच्ची अब ये मुझे बताओ यार, एक मास ऑफ पर्सन